Fun with science at SNW WAD 1 from basics to deep knowledge with a rich Hello frequently dear asked question. students, I hope you are enjoying your vacations. So इन्हीं vacations में हम आपके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट बेहतरीन सा टॉपिक्स लेके आ रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इन टॉपिक्स को भी वेकेशंस के साथ एंजॉय करेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है नया वो है मोशन. आप सबको पता हो, आप रोजमर्रा जिंदगी में इस मोशन से वाकिफ हो कि ये मोशन है क्या. अगर हम किसी भी बच्चे को भी कहेंगे कि मोशन क्या है, हर कोई बच्चा कहेगा कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, मतलब अगर हम मूवमेंट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, उसी को मोशन कहते हैं. बट अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे, थोड़ा सा हम अपने रोजमर्रा जिंदगी पे कोशिश करेंगे कि ये असल में मोशन होती क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोशन है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेदर इट इज लिविंग वेदर इट इज नॉन लिविंग, मैं कब कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट एक मोशन में है. ध्यान से सुनिएगा बच्चे. अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे स्टोन है, चाहे गाड़ी है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, अगर मुझे कोई इंसान या कोई भी कहेगा कि मैं कब कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है. ध्यान से सुनिएगा. मैं इस रोड से जा रहा हूं. अगर मैंने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, अगर मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, मुझे यहां बी तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक पहुंचना है. अगर मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से लेकर पहुंचना मुझे है पॉइंट बी तक. जरा मुझे आप बताइए, क्या कुछ टाइम मुझे लगेगा? हर कोई कहेगा हाँ जी सर कि टाइम लगेगा. ऑब्वियसली, चाहे वो कितना भी छोटा टाइम क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी स्मॉल टाइम क्यों ना हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस टाइम क्यों ना हो, नेग्लिजिबल टाइम क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा. होगी फर्स्ट कंडीशन. ए से बी तक पहुंचने में मुझे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है टाइम. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम की बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर मैंने टाइम के साथ साथ, खाली टाइम की बात नहीं है, अगर मैं 1 घंटे यहां पे रहूंगा, ए पे ही रहूंगा, रेस्ट पे ही रहूंगा, टाइम तो लग गया ना, रेस्ट पे हूं, टाइम तो लग गया, क्या मैं उसको मोशन कहूंगा? नहीं. खाली टाइम का इंपॉर्टेंट होना जरूरी नहीं है, बट टाइम के साथ साथ अगर आपने अपनी पोजीशन, आप पहले पोजीशन ए पे थे, अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज की है इसी टाइम के साथ साथ, अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज की है टाइम के साथ साथ, तभी हम कहेंगे कि ये मोशन में है. सो वी कैन से दैट, अगर हमें मोशन को डिफाइन करना होगा, अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना होगा, क्या मैं कहूंगा a body is said to be in a motion, to be in a state of motion if it changes its position with respect to time. So, अगर एक बॉडी ने अपनी पोजीशन
चेंज की है टाइम के साथ साथ, तभी आप कहोगे कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। अगर इसने टाइम के साथ साथ अपनी जगह, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, सो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में नहीं है। समझ आया? ये हो गया था मोशन। अब ये जो मोशन है, इस मोशन में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे। ये मोशन खुद रिलेटिव एक है, ये खुद एक रिश्ता है। आपको इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये मोशन जो है ये हायर क्लासेस में भी है। वेदर जब आप नीट में जाओगे, नीट में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। बेसिक से हम समझेंगे, बेसिक से हम क्लियर करेंगे कि इस मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस मोशन में क्या क्या किस किस चीज की हमें जरूरत है। मैंने कहा है इस मोशन को समझने के लिए हमें बहुत सारे रिश्तों को पढ़ना है, बहुत सारे रिलेशंस को पढ़ना है, बहुत सारे रिलेटिव्स को पढ़ना है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो मोशन है ये खुद एक रिलेटिव है, जिसका नाम हम देते हैं रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव का मसला क्या है? रिलेटिव का मसला क्या है? चलिए आइए समझते हैं रिलेटिव है क्या। रिलेटिव है क्या? अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं खुद मूव नहीं कर रहा हूं, ट्रेन चल रही है, लेकिन तब चल रही है जब मैं उसको क्या गौर फिक्र कर रहा हूं, जब मैं उसको टारगेट बना रहा हूं, जब मैं सोच रहा हूं। टाइम के साथ साथ मैं ट्रेन में ही बैठा था, लेकिन उसी टाइम के साथ साथ ट्रेन पता नहीं कहां पहुंची। मैं ट्रेन के लिए रेस्ट में हूं, लेकिन ट्रेन मेरे लिए मोशन में है, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा हूं, एक ही जगह पे हूं। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा हूं, मैं एक पर्टिकुलर सीट पे बैठा हूं। टाइम के साथ साथ मेरी सीट कहीं नहीं जा रही है, मेरे पैर कहीं नहीं जा रही है, लेकिन ट्रेन जो है वो पता नहीं कहां पहुंची है। ट्रेन तो चली गई, ट्रेन तो मोशन में है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट मी, मेरे हिसाब से मैं रेस्ट पे हूं। किसके हिसाब से? ट्रेन के हिसाब से। ये जो मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो मैं जो हूं मैं एक रेफरेंस हूं, मैं उसके लिए एक रेफरेंस बन रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मेरा फ्रेंड और मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है। हम बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं, सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं। अभी आपका स्पीड को कंसेप्ट का नहीं पता है, मैं अभी बोलूंगा स्पीड क्या है, आगे आगे हम बोलेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दो फ्रेंड्स की। ये है फ्रेंड ए, ये है फ्रेंड बी। मैं बी की तरफ देख रहा हूं, बी मेरी तरफ देख रहा है। बहुत अच्छे से सेम स्पीड से चल रहे हैं हम, लेकिन एक दूसरे से बातें करते चल रहे आ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा हम एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है, क्योंकि वो मेरे लिए रेस्ट पे है। हालांकि मैं मोशन में हूं, मैं चलता बन रहा हूं, कंटिन्यूअसली मोशन में हूं। सिमिलरली जो बी है वो खुद चल रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है। मुझे नहीं लग रहा वो चल रहा है, क्योंकि वो हर पल मेरी तरफ देख के मेरे साथ बातें कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है, वो फील कि हम एक ही जगह पे हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोशन है वो मोशन जब आप किसी का रेफरेंस इस्तेमाल करोगे, जब आप किसी के अकॉर्डिंग चलोगे, या तो एक दूसरे के हिसाब से मोशन में होगे, या तो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में होगे, या तो आप दोनों में से एक रेस्ट पे होगा, एक मोशन में होगा। तो उस मोशन का नाम हम देते हैं रिलेटिव मोशन। क्या नाम देते हैं? रिलेटिव मोशन। सो अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, हम क्या लिखेंगे? रिलेटिव मोशन। क्या मैं लिख सकता हूं द मोशन
is said to be a relative if a body is moving, if a body is moving with respect of another one, another object called a reference, या तो उसको रेफरेंस पॉइंट कहेगी या तो उसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट कहेगी, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। सो उस मोशन को हम रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अगर ये चल रहा है, ये इसकी मोशन जो है m12 मतलब 1 चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, और ये जो 2 चल रहा है m21, ये 2 चल रहा है विथ रिस्पेक्ट 1, उस मोशन का नाम हम देते हैं रिलेटिव मोशन। अब हम इस मोशन को आगे बढ़ाने से पहले मोशन को समझने के लिए हमें कुछ छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वेरिएबल्स की बात करनी है। पूरी की पूरी मोशन, इस मोशन को स्टडी करने को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा मोशन में होगा, क्या होगा? मोशन में होगा, उसको हम स्टडी करने को कहते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स उसको हम कहते हैं। इस मोशन को समझने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। इस पूरे मोशन को समझने के लिए हमें पूरी की पूरे मोशन में जितना भी आप मोशन पढ़ोगे, सिर्फ आपको 6 वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। 6 चीजें पूरी मोशन को समझने के लिए हमें जरूरी है। चाहे वो आप बेसिक से पढ़ो, चाहे आप बीच में कहीं से भी पढ़ो, लेकिन 6 वेरिएबल्स का आपको ध्यान में रखना है। 6 वेरिएबल्स का हमें बहुत ही ख्याल रखना है। चलिए आइए उन वेरिएबल्स की बात करते हैं। आज हम 1-2 वेरिएबल्स को समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए बच्चों, हम उन वेरिएबल्स को पढ़ेंगे जो कि हमें जरूरत है, जिनकी हमें जरूरत है मोशन में। वेरिएबल्स जिन पे हमारी मोशन डिपेंड करती है। तो कौन कौन सा वेरिएबल है याद रखिएगा। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिख के रखिए। जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारी मोशन में, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। सेकंड जो वेरिएबल है, जो हमारा सेकंड रिश्ता है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है जिसपे हमारी मोशन है डिपेंड करती है, दैट इज स्पीड। फोर्थ वन जो है, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। फिफ्थ वन इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिक्स्थ वन इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड जर्क। तो प्यारे बच्चों, आपको इसकी समझने की बहुत जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन है, जर्क, ये हायर क्लास में आपको पढ़नी होती है। आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा, लेकिन हायर क्लासेस में आप जब नीट लेवल पे जाओगे तब आपको इनका कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। ये जो 6 रिश्ते हैं, पूरी की पूरी मोशन हमारी जो है वो इन 6 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन इन वेरिएबल्स को समझने से पहले, इन वेरिएबल्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या मोशन कुछ और है, क्या मोशन में कुछ और है, कुछ पैरामीटर्स और है। आइए जानते हैं। हमारे पास पूरी की पूरी, हमारे पास दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज है 2 तरह के होते हैं। We have the 2 types of physical quantities. We have the 2 types of physical quantities. We have 2 types of physical quantities. Two types of physical quantities we have.
फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो प्यारे बच्चों आज के बाद आप याद रखोगे हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज होती है, ध्यान रखिएगा ताकि आप खुद ब खुद पहचानोगे आगे हमारे पास कौन सी स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जानते हैं ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। सिक्स्थ से आप स्टार्ट करोगे, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इवन के 11th, बाद में आप नीट में हर जगह आपको मोशन मिलेगी। सिक्स्थ से स्टार्ट है, इवन की नीट लेवल तक आपको ये पढ़ना है, कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे लाइफ में। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होते हैं सर, आपने बोला दो तरह की क्वांटिटीज है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। बट सर वी डोंट नो अबाउट द स्केलर क्वांटिटी, वी डोंट हैव एनी नॉलेज। लेकिन आज के बाद, आज तक अगर नॉलेज नहीं थी तो अब नॉलेज होगी। स्केलर क्वांटिटी, अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी हो, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, having magnitude only, having magnitude only but no direction, मतलब वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। शाबाश। एनी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हीं क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सर मिसाल बताइए हमें। हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से क्या लेते हैं? जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं हम उसको बोलते हैं सर जी हमें 1 kg शुगर दीजिए, हमें 1 kg राइस दीजिए। क्या हम उसको कभी ऐसा कहते हैं सर शुगर दीजिए उस डायरेक्शन में? क्या हम उसको कहते हैं राइस दीजिए उस डायरेक्शन में? शाबाश। या कभी हम ऐसे कहते कि आज टेम्परेचर इतना था, टेम्परेचर 30 डिग्री था। क्या हम कभी कहते, कभी आपने किसी के मुंह से सुना है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर था? क्या आपने कभी सुना आज प्रेशर इसका बहुत ही प्रेशर है? क्या कभी आपको किसी ने बोला है कि प्रेशर उस डायरेक्शन में था? ऐसी क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड की इन्वॉल्वमेंट होगी। मिसाल के तौर पर मास, अभी बात की एग्जांपल की, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इतना है, लेकिन क्या किसी खास डायरेक्शन की बात हो रही है? नहीं। मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये सब के सब जो है ये स्केलर क्वांटिटीज है। शाबाश। एनी क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज का नाम हम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल मास, एग्जाम्पल टेम्परेचर, एग्जाम्पल प्रेशर, एग्जाम्पल वॉल्यूम, एरिया, एटसेट्रा। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज यू हैव जो कि स्केलर क्वांटिटीज है। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्केलर क्वांटिटी। आज के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा या कल आपको एग्जाम होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है? आपको याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? याद आना चाहिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड ही होगा, सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हीं को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपने दूसरी क्वांटिटी बताई है, अब बताइए वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसका रिवर्स। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है
जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। लेकिन ये आप 9th तक पढ़ोगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनकी डायरेक्शन भी होगी, उन्हीं को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तब उनको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, तब उनको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। सर फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ये दो होना चाहिए, कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। लेकिन एक खास बात है, हमारे पास एक लॉ है, एक खास लॉ है जिसको हम कहते हैं वेक्टर लॉ। अगर उस क्वांटिटी ने वेक्टर लॉ को भी फॉलो किया, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, अगर तीनों के तीनों हो गए, दो नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, तीनों के तीनों होनी चाहिए, शाबाश। क्या? आनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction and also follows law of vectors, law of vectors, उन्हीं क्वांटिटीज को कहते हैं और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तीन, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर्स, वेक्टर लॉ को भी, उन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास ये एक स्क्वायर का डब्बा है, ए बी सी डी। अब आप दो फ्रेंड्स हो, यहां मैं समझाऊंगा आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या। अब मैं बोल क्या रहा हूं, दो फ्रेंड्स हो आप, आपको पहुंचना है इस सी पे। क्या पहुंचना है? सी पे पहुंचना है। ए से आपने स्टार्ट किया, यहां से, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू हैव टू रीच एट द पॉइंट सी। अब एक फ्रेंड आप में से थोड़ा सा चालाक है, एक थोड़ा सा मतलब मेंटली रिटार्डेड है, एक चालाक है, एक खुद को होशियार समझता है। किसी ने आपको लालच दी है, उसने बोला है जो सी पे सबसे पहले पहुंचेगा उसको मैं क्या अवार्ड दूंगा। तो ये जो चालाक बच्चा है, वो जो पहले एबनॉर्मल बच्चा था, उसके दिमाग में एक ही कंसेप्ट आ रहा है, पहले मुझे इधर से जाना है, यहां पहुंच के फिर इधर से जाना है। मतलब वो खुद को क्या कर रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ ये रास्ता दिख रहा है। लेकिन ये जो चालाक बच्चा है, इसने दिमाग को जोर दिया, इसने बोला, इसके दिमाग में सी डायरेक्ट आया, इसके आंखों के सामने डायरेक्ट आया सी। इसने बोला है क्यों मैं ये पाथ, इतनी लंबी पाथ फॉलो करूंगा, क्यों ना मैं डायरेक्ट यहां से शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूंगा। शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी तक, बिटवीन फर्स्ट एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ की है, ये तब उसने फॉलो किया जब इसके दिमाग में ये डायरेक्शन आई है, जब इसके दिमाग में ये इमेज आई है, मुझे यहां से वहां पहुंचना है। उसके दिमाग में एक खास डायरेक्शन आई है, खास डायरेक्शन आई है, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आई है फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन, उसको हम और एक नाम से जानते हैं, जिसका हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में एक खास बात है, उसमें एक डायरेक्शन की बात आई है, सबसे छोटी सी पाथ होती है। ये पढ़ना है हमें, आगे पढ़ना है, अभी पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। एग्जांपल, फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। एनी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन का खास ख्याल रहे, सबसे ज्यादा खास ख्याल रहे डायरेक्शन का, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेंगे, उन्हीं को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो पहले हमने मोशन पढ़ा है, इसके बाद हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है, इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेरिएबल्स को समझने से पहले हमने सुना है आज कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होते हैं, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। और आपने ये भी सुना है स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड सिमिलरली आपने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ा है हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड स्टिल इट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर्स। उन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वेरिएबल। इन वेरिएबल्स को समझने से पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। चलिए, बहुत ही मजे वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी और पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा। टाइप्स ऑफ मोशन। अब आपने मोशन पढ़ा है, मोशन का मतलब होता है जब आपकी पोजीशन चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टाइम। अगर टाइम के साथ साथ अपनी जगह को चेंज किया है तब आप कहोगे कि आप मोशन में हो। अगर आपने टाइम के साथ साथ अपनी जगह चेंज नहीं की, कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, तब आप कहोगे आप रेस्ट पे, आप मोशन पे नहीं हो। अब इस मोशन के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, हमने आज तक सुना है दो तरह के मोशंस होते हैं, दो तरह के। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ मोशंस। फर्स्ट वन, सर जी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है। सेकंड टाइप हमने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। फर्स्ट केस यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म को अभी पढ़ते हैं हम, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट ए से जाना होगा, पॉइंट ए से मुझे पहुंचना होगा पॉइंट ई तक। ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन समझा रहा। मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पहुंचना मुझे है पॉइंट ई पे, ठीक है जी, यूनिफॉर्म समझना है। बीच में आ रहा है, सपोज ये है फर्स्ट 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस, जी सर, मान लो ये है पॉइंट ई। इसके बाद फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मैंने इंटरवल बनाया है, डिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया है, सी। इसके बाद है फिर से 10 किलोमीटर पॉइंट डी। इसके बाद है फिर से 10 किलोमीटर पॉइंट ई। अब मैं यहां पे बाइक पे चढ़ गया पॉइंट ए पे, मुझे कहां पहुंचना है, पॉइंट ई पे मुझे पहुंचना है। मुझे बात करनी है यूनिफॉर्म मोशन की। तो प्यारे बच्चों, जब आपने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल की है जो कि 10 किलोमीटर है, अगर आपको 5 मिनट लग गए, क्या लगे, 5 मिनट्स लगे, ठीक है जी, और दूसरे बी से लेकर सी तक फिर से 10 किलोमीटर है, इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर आपको 5 मिनट्स लग गए, ठीक है जी, इधर भी 5 मिनट्स लग गए, ठीक है जी, टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। फिर से आपने सी से डी तक 10 किलोमीटर इक्वल है सर, 10 10 10 इक्वल डिस्टेंस है, इधर भी 5 मिनट्स। हाँ जी सर, क्या बात है, मजे वाली बात है। ए से बी 10, बी से सी 10, सी से डी 10, डी से ई 10, इधर भी 5 मिनट, क्या बात है। इंग्लिश में यही मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूंगा। A body covers equal distance in equal intervals of time। हर एक इंटरवल में जब आपका टाइम सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी। अगर आप पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो 2 मिनट में, दूसरे 5 किलोमीटर फिर से 2 मिनट में, फिर से 2 मिनट में, फिर से 2 मिनट में, जब आपका टाइम भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगी, उसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। सो हम कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी कब कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, इफ इट कवर्स, अगर इसने कवर किया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम उसको कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हमने या अगर इस बॉडी ने ऐसा नहीं किया, उल्टा किया, इसका टाइम अनइक्वल लग गया, कभी 10, कभी मतलब गड्ढे थे रोड पे, कभी कुछ और प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक जाम थी, टाइम अब चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस तो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर आपको जाना है श्रीनगर से जम्मू जाना है, डिस्टेंस तो वही 300 किलोमीटर से, लेकिन टाइम आप पे डिपेंड करता है, रोड कैसा होगा, ट्रैफिक जाम मत होगा, कहीं पे खराब होगा, कहीं पे वेल पॉलिश्ड होगा, तो वो अलग बात है, वो पड़ेगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बॉडी ने कवर की है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसी मोशन को हम कहते हैं यह है यूनिफॉर्म मोशन।
तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप बाइक चला रहे हो, आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आपकी स्पीड बहुत ही सेम। अगर आप पॉलिश रोड पे जा रहे हो 30 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो पर आवर, आपको बराबर वही स्पीड अगर होगी तब आप कहोगे कि आप यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जाम्पल, जब एक ट्रेन पटरी से चलती है, अगर उसको बीच में स्टॉप 30 किलोमीटर हो गए, 40 किलोमीटर हो गए, जब वो अपनी स्पीड मेंटेन करता है, फिर वो अपनी स्पीड को बीच बीच में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। हाँ करता तो होगा, हमें नहीं लग रहा है, बट वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। या हमारे पास, अगर मेरे पास थ्रेड एक है, क्या है मेरे पास थ्रेड एक है, मैंने उस थ्रेड में एक स्टून बांधा है, फिर मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ जब तक वो एक खास स्पीड मेंटेन करता है, फिर वो इसी स्पीड से चलता रहता है, उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो आपका केस है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब लगाएंगे नॉन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उल्टा रिवर्स। टाइम अनइक्वल होगा, टाइम तो इक्वल नहीं होने वाला है। अब टाइम क्या इक्वल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मुझे जाना होगा, अगर मुझे फिर से जाना होगा ए से लेकर एफ पॉइंट तक, बीच में आ रहा है बी सी डी ई, अगर इधर आपको 5 किलोमीटर से डिस्टेंस इक्वल ही होगी, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, लेकिन आपका टाइम अगर चेंज हो गया, पहले 10 मिनट लगे, फिर आपका फ्रेंड मिल गया, फिर आपने वहां से गपशप की है, फिर 15 मिनट्स लगे, फिर वहां से ट्रैफिक जाम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ा, फिर 25 मिनट्स लगे, फिर से स्लोप रोड, बहुत पॉलिश्ड रोड है, फिर 5 मिनट्स ही लगे, तो टाइम चेंज हो रहा है 10, 15, 25। जब आपका टाइम चेंज होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो क्या मैं लिख सकता हूं इधर, अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion if it covers equal distance in unequal intervals of time। अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस केस में जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई है, अगर आपको इधर पहुंचना है, आपको टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन इस पे डिपेंड करता है, उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मेन दो तरह आपके मोशन के, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन अब रही बात, बहुत ही अच्छी बात, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आइए जानते हैं। फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट टाइप है जिसको हम नाम देते हैं लीनियर मोशन।
और एक नाम से जानते हैं स्ट्रेट मोशन इसको, या और एक नाम से जानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं पहले हम अगर लीनियर की बात करेंगे या स्ट्रेट की बात करेंगे, भाई वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जहां पे स्ट्रेट की बात है। अगर मतलब अगर पॉइंट ए से आपको बी तक पहुंचना है, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन कोई खास चालाक बच्चा है वो डायरेक्ट ढूंढ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, ऐसे जाएगा। जो कि स्ट्रेट का मतलब होता है जो दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को स्ट्रेट कहते हैं। वर्ड मीनिंग स्ट्रेट का मतलब क्या है? स्ट्रेट का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को स्ट्रेट कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट मोशन वो मोशन होती है जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, लेकिन कौन से रास्ते से? वो रास्ता बहुत ही सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। पहले आगे इधर जाएगा, इधर लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। अगर आपको ए से बी तक पहुंचना है, आपको देखना है अगर आपने ये पाथ फॉलो की है, ये पाथ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपने फॉलो की है जहां पे स्ट्रेट लग रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो की है, उसी मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट मोशन, उसी को हम कहते हैं लीनियर मोशन, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि ये वो एक मोशन है जिसमें खाली एक डायरेक्शन फॉलो होती है। ऐसा नहीं कि आप यहां से इधर चले गए फिर आगे इधर चले गए, नहीं, आपको खाली या तो आप ऐसे भी जा सकते हो ऊपर, खाली एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन पे जाना है, या तो वाई की तरफ जाओ या तो इधर खाली जाओ, एक्स की तरफ जाओ, मतलब इधर जाओ हॉरिजॉन्टली, सीधे जाओ एक ही डायरेक्शन में, एट ए टाइम आप एक ही डायरेक्शन को फॉलो करोगे। अगर आपने ऐसा किया, अगर मैं ऐसे चलूंगा स्ट्रेट पाथ फॉलो करो, ऐसा नहीं कि पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। जब आप एक खास डायरेक्शन को फॉलो करोगे, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करोगे, उस मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट मोशन। तो हम क्या लिखेंगे फिर? हम लिखेंगे इफ a body